हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में हर साल 5 या 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा और सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था। ऑप्शन है हजरत मोहनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या इकबाल खान। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी कहते हैं। आप इन्हें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म पंजाब प्रांत में 6 फरवरी 1890 को हुआ था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म कब हुआ था। आप याद रखिएगा, 6 फरवरी 1890 को पंजाब राज्य में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। वर्ष 1987 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या एम.एन. रॉय। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के लिए सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था। आप इन्हें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इन्हें हम पंजाब केसरी भी कहते हैं। आइए दोस्तों, इनके बारे में भी जानते हैं। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया पत्रिका में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत उपयोग किया और इसे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। कहने का अर्थ है दोस्तों, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की तुलना सेफ्टी बल्ब से किया था अपने यंग इंडिया पत्रिका में। यहाँ से एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी, तो आपको याद रखना होगा लाला लाजपत राय की पत्रिका थी। अगला प्रश्न हमारा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या अश्विनी कुमार। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अरविंद घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक लिखा था। आप इन्हें देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक 1893 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन है मधुसूदन दत्ता, दीनबंधु मित्र, ये मित्र होगा, हरीशचंद्र मुखर्जी या शिशिर कुमार घोष। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मधुसूदन दत्ता, जिन्होंने नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। आप याद रखिएगा, यह नाटक दीनबंधु मित्र ने लिखा था। आप दीनबंधु मित्र को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। यह नाटक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। आप दोस्तों सन याद रखिएगा और जगह याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया था। देखिए दोस्तों, नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र ने लिखा था लेकिन बंगाली भाषा में लिखा था। इसे अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया था। आप दोनों पॉइंट समझ लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध है, ये में नहीं होगा। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सैयद अहमद खान। आप सैयद अहमद खान को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को बिना हथियारों के गृह युद्ध कहा था। आइए दोस्तों इनके बारे में देखते हैं। यह कथन सर सैयद अहमद खान द्वारा कहा गया था। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। ये एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। आप याद रखिएगा, सैयद अहमद खान ने किया था। इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। देखिए दोस्तों, 1920 से पहले इसका नाम दूसरा था। इसे 1920 में नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गया था। ऑप्शन है हमारा अजमुल्ला खां, राजा राम मोहन राय, महाराजा तेज चंद्र रे, राजा राधाकांत देव। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आप इन्हें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इन्होंने अकबर द्वितीय को फरियाद लेकर इंग्लैंड गए थे। इनके बारे में हम जानते हैं।
1835 के दौरान ब्रिटिश काल में मुगल साम्राज्य का प्रभाव काफ़ी कम हो गया था। मुद्राओं में फारसी की पंक्तियाँ अभी नहीं लिखी जाती थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं को मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं मानती थी। इसलिए अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा और उन्हें राजा की पद दी। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय को राजा की पद किसने दिया था? आप याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, महागुजरात आंदोलन के नेता कौन थे? सरदार पटेल, इंदुलाल याग्रिक, सौजी भाई कोरथ या बीनू भाई पटेल? दोस्तों महागुजरात आंदोलन के नेता इंदुलाल याग्रिक थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब मुंबई में गुजरात के लोग रहते थे तो अपने भाषा के आधार पर वह अलग राज्य चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने आंदोलन किया था, जिसका नेता इंदुलाल याग्रिक थे। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। महागुजरात आंदोलन भारत के बम्बे राज्य के गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग गुजरात राज्य के निर्माण की मांग को लेकर चलाया गया था। यानी दोस्तों बम्बे राज्य में जो गुजराती भाषा के लोग रहते थे वह अलग राज्य चाहते थे। इसके फलस्वरूप 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का निर्माण हुआ। आप सन याद रखिएगा, 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, 1867 में हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई थी, जिस कारण हिंदी उर्दू विवाद उत्पन्न हुआ। इस परिवर्तन का विरोधी कौन था? ऑप्शन है सैयद अहमद खान, सैयद महमूद, मोहसिन उल मिलक या मौलाना हाली। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सैयद अहमद खान। आप सैयद अहमद खान को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। 1867 में ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त प्रांत के हिंदू समुदाय की मांग को स्वीकार किया। ये दोस्तों सन याद रखिएगा, हिंदू समुदाय के लोगों ने हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार बनाया गया? ऑप्शन है हमारा एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। आप याद रखिएगा, आप दादा भाई नौरोजी को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए दोस्तों डिटेल्स में देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी पहली बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने। ये दोस्तों पहली बार 2 बार हो गया है, कांग्रेस का अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी 1893 में और 1906 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। सबसे पहली बार 1886 में बने थे, दूसरी बार 1893 में बने थे और तीसरी बार 1906 में बने थे। अगला प्रश्न हमारा, कश्मीर को 75 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने खरीदा और जम्मू कश्मीर के महाराज की उपाधि भी धारण की? ऑप्शन है हमारा शेर सिंह, दिलीप सिंह, गुलाम सिंह या लाल सिंह। इस प्रश्न का उत्तर गुलाम सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जिन्होंने 75 लाख रुपए में अंग्रेजों से कश्मीर को खरीदा था। आप गुलाम सिंह को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए और जानते हैं। गुलाम सिंह राजवंश के संस्थापक थे। यहाँ से हमसे प्रश्न पूछ सकता है, राजवंश के संस्थापक कौन है? आप याद रखिएगा, गुलाम सिंह थे। वे जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराजा थे। 1846 के अमृतसर की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने कश्मीर को 75 लाख रुपए में गुलाम सिंह को बेचा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वस्तु के उपयोग डच इंडोनेशिया में कपास के लिए वस्तु विनिमय के लिए करना चाहते थे? ऑप्शन है तंबाकू, चावल, मिर्च व मसाले या रेशम। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मिर्च व मसाले। आप चित्र में देख सकते हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था और बाद में वहां डच सरकार की स्थापना की। अगला प्रश्न हमारा, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? ऑप्शन है लाहौर, कलकत्ता, दिल्ली या सूरत। दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। आप सन भी याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को। आइए डिटेल्स में हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये दोस्तों वीवीआई पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आप याद रखिएगा, पहली बार भारतीय राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यानी भारतीय राष्ट्रगान की रचना किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है।
अगला प्रश्न हमारा, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन है कानपुर, नागपुर, नैनीताल या भोपाल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर शहर को जाना जाता है। ऑप्शन बी आप सही कर दीजिए। आइए डिटेल्स में देखते हैं। 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। इस सत्याग्रह का नारा नागपुर चलो था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, यहाँ से दो तरह से प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न पूछता है पहली महिला कौन थी और दूसरा प्रश्न पूछता है पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन वह भारतीय नहीं थी। जो सरोजिनी नायडू दूसरी अध्यक्ष बनी महिला, वह भारतीय थी, इसलिए हम पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू को जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। आप नोट कीजिएगा। आइए दोस्तों हम डिटेल्स में देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। वे एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष बनी। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन यह भारतीय नहीं थी, जबकि अध्यक्ष बनने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। दूसरी अध्यक्ष जो महिला बनी वह सरोजिनी नायडू बनी थी, यह भारतीय थी। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या एम.बी. पिल्लई। दोस्तों, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप ज्योतिबा फुले को चित्र में देख सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योतिबा फुले का जन्म पुणे में हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित किया था। अगला प्रश्न हमारा, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है डॉक्टर रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर रास बिहारी घोष। आप इन्हें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। एक और पॉइंट दोस्तों यहाँ नोट कीजिएगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नर्म दल और गरम दल में। इसलिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। आप याद रखिएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। आइए हम डिटेल्स में देखते हैं। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गर्म दल व नर्म दल के नेताओं के बीच मतभेद उभर कर आए। गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में थे, परंतु इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया, जिसके कारण गर्म दल के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो गर्म दल के नेता थे वे चाहते थे लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लेकिन जो नर्म दल के नेता थे वह रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिए, जिसकी वजह से गर्म दल के नेता ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। यानी यह विभाजन कब हुआ दोस्तों? 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप इनको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी थे। अगला प्रश्न हमारा, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन है फ्रैंक बेसेंट, हेलेना ब्लावाट्स्की, चार्ल्स नोल्टन या एनी बेसेंट। दोस्तों, होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने किया था 1916 में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। आप एनी बेसेंट को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इसी में दोस्तों हम नोट से देख लेते हैं। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हमारा,
रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन की तारीख को किस रूप में मनाया गया। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन रविंद्रनाथ के सुझाव पे क्या मनाया गया। ऑप्शन है रक्षाबंधन दिवस, स्वतंत्रता दिवस, एकजुटता दिवस या काला दिवस। दोस्तों बंगाल विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। हिंदुओं ने मुस्लिमों के हाथ में राखी बांधा और मुस्लिमों ने हिंदुओं के हाथ में राखी बांधा, क्योंकि दोस्तों बंगाल विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। देखिए नोट से देखते हैं, बंगाल की विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा कर दिया गया। ये दोनों एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था दोस्तों, घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। आप दोनों सन याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, आप याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सैयद अहमद खान, अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान या नवाब सलीमुल्लाह खान। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहते हैं। आप इन्हें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान 19वीं सदी में मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना। ऑप्शन है अवध, मेवाड़, मैसूर या हैदराबाद। दोस्तों आप चित्र देखकर समझ गए होंगे, यह हैदराबाद में 4 मीनार है, इसलिए हम आपको चित्र डाल दिए हैं ताकि आपका समझ में आए। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके बारे में समझते हैं। सहायक गठबंधन एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्य के बीच होता था। अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम बना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा। अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम बना। लॉर्ड वेलेस्ले ने इसका प्रतिपादन किया, ये नाम भी याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता के दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। यानी दोस्तों मुस्लिमों को अलग मतदाता कब दिया गया, यानी मुस्लिमों को वोट डालने की अलग से इंतजाम कब किया गया था, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1913 को, बॉम्बे अधिवेशन 1915 को या लखनऊ अधिवेशन 1916 को या कलकत्ता अधिवेशन 1917 को। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिमों को अलग मतदाता दल के लिए मान्य किया गया था। दोस्तों नोट से देख लेते हैं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दलों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, जिस समय रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे, और कांग्रेस का मिलान 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हमसे प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 1907 में। और कांग्रेस में मिलान कब हुआ दोस्तों, 1916 में हुआ था। आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पे की थी। ऑप्शन है पुणे जेल, यरौदा जेल, कोर्ट में या मांडले जेल। दोस्तों कोर्ट में बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम जानते हैं डिटेल्स में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एलन बोरो। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आप लॉर्ड कैनिंग को देख सकते हैं। एक और पॉइंट दोस्तों आप याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय था। आप ये पढ़ सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का पहला वायसराय पूछे कौन था तो
तो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखिए दोस्तों, हम डिटेल्स में देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सिखों द्वारा कब्जा किए गए प्रदेशों और कस्बों को पुनः प्राप्त किया गया? ऑप्शन है अहमद शाह, तैमूर शाह, अब्दुस समद खान या जकारिया। दोस्तों तैमूर शाह के समय किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आप तैमूर शाह को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तैमूर शाह के शासनकाल में जिन्होंने 1772 से 1793 ईस्वी तक शासन किया और अहमद शाह के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता के समय यानी भारत की आज़ादी के समय 1947 के समय, आप दोस्तों समझ लीजिएगा, 1947 के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र। दोस्तों ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, आप देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये गांधीवादी, समाजवादी व स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न हमारा, प्रारंभ में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी थी? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने कितने वर्ष तक विदेशों में कंपनी चलाने का ऑर्डर दिया था? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन है 12 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल। दोस्तों 15 साल का ऑर्डर मिला था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप महारानी एलिजाबेथ को प्रथम को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को शुरू में 15 साल के लिए मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न हमारा, शिवाजी के बाद निम्नलिखित में से किसे गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है? आपको बताना है शिवाजी के बाद किसे गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है। ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम या बाजीराव द्वितीय। दोस्तों शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ बाजीराव प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप बाजीराव प्रथम को चित्र में देख सकते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम को गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है। बाजीराव प्रथम के समय मराठा साम्राज्य ने पहली बार अखिल भारतीय राजनीतिक मामलों में भाग लिया। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? ऑप्शन है हरिहरपुर, भद्रक या संभलपुर या गंजम। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरिहरपुर। ये दोस्तों उड़ीसा में है। ये उड़ीसा का मंदिर है, आप समझ सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। वर्ष 1633 में पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना हरिहरपुर उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। रघुनाथ राव के भाग जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे पेशवा घोषित किया गया? आपको बताना है रघुनाथ राव जब भाग गया उसके बाद किसे पेशवा घोषित किया गया था। ऑप्शन है नारायण राव, माधव राव नारायण, माधव राव प्रथम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रघुनाथ राव के भाग जाने के बाद माधव राव नारायण को पेशवा घोषित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आप इन्हें चित्र में देख सकते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं। माधव राव नारायण को स्वाई माधव राव के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा हमसे एग्जाम में पूछ सकता है माधव राव नारायण को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा स्वाई माधव राव के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। सन 1795 में माधव राव नारायण की मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, इनकी मृत्यु का डेट याद रखिएगा, 1795 में माधव राव नारायण की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित किया? देखिए दोस्तों, जो भारत में मुस्लिम लीग बना था उसकी एक शाखा लंदन में किसने स्थापित किया, आपको यह बताना है। ऑप्शन है आगा खां, सैयद अमीर अली, मोहम्मद अली जिन्ना या चौधरी लियाकत अली। दोस्तों मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों मुस्लिम लीग के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है।
मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। आप दोस्तों याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। इससे एक साल पहले 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के एक साल बाद यानी 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आप याद रखिएगा, आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने किया था। कब किया था दोस्तों? 30 दिसंबर 1906 में किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, आगा खान और AK फजलुल हक मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किया था? देखिए दोस्तों, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि इनका नेतृत्व का विद्रोह किसने किया था? देखिए दोस्तों, कॉलिन कैंपबेल, जनरल ह्यू रोज, मेजर विलियम टेलर या निकोलस और हडसन। दोस्तों 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछे 1857 में लखनऊ से 1800 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। और विद्रोह को दमन किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल ने किया था। हम डिटेल्स में देख लेते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए दोस्तों, यही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आप ये नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिपाहियों, जमींदारों और किसानों की सहायता से बेगम ने अंग्रेजों पर चौतरफा हमला किया। हालांकि सर कॉलिन कैंपबेल की कमान में ब्रिटिश सेना द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। देखिए दोस्तों, लखनऊ से, यानी दोस्तों प्रश्न से पूछा जाता है, लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। और इस नेतृत्व को दमन किसने किया? कॉलिन कैंपबेल ने किया था। आप बस इतना समझ जाइएगा। आगे पढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी जाने वाली पेंशन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और नेपाल में शोक के बिना मरने का विकल्प चुना। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया? ऑप्शन है कॉलिन कैंपबेल, निकोलस और हडसन, मेजर विलियम टेलर या कर्नल नील। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, निकोलस और हडसन। आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों हमारे एग्जाम में 1857 की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। सबसे पहले हमसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट का नाम बहादुर शाह जफर ने था, जिन्होंने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों की ओर से निकोलस, विल्सन, बेयर्ड स्मिथ के संयुक्त प्रयास ने सितंबर 1857 तक दिल्ली पर कब्जा करने में सक्षम बनाया। बाद में बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु 1862 में हो गई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन है लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्लाह, बिरजिस कादिर या खान बहादुर खान। दोस्तों बरेली से 1857 के नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल्स में हम देखते हैं। आप खान बहादुर खान को चित्र में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हाफिज रहमत खान के पोते खान बहादुर खान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार स्थापित की, लेकिन कॉलिन कैंपबेल या चैंपबेल नहीं होता दोस्तों, क्या होगा, कॉलिन कैंपबेल की कमान में ब्रिटिश सेना द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। खान बहादुर खान को 24 फरवरी 1860 को कोतवाली में फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये डेट आप याद रखिएगा दोस्तों, खान बहादुर खान को 24 फरवरी 1860 में कोतवाली में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा, लॉर्ड कर्जन को किस वर्ष भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन वही हैं जिन्होंने बंगाल की विभाजन 1905 में किया था। आप याद रखिएगा,
ऑप्शन है 1905, 1903, 1901 या 1899। दोस्तों लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय 1899 में घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन को वर्ष 1899 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका वायसरायशिप 1905 में समाप्त हो गया जब इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। वे 1919 से विदेश मामलों के राज सचिव बने। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन है लखनऊ, पटना, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र पटना था जो बिहार में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये गोलघर है दोस्तों, आप देख सकते हैं गोलघर कहाँ है, पटना में है। देखिए दोस्तों, हम डिटेल्स में जानते हैं। भारत में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र पटना था। इसके मिशन हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी और बम्बई में था। इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। देखिए दोस्तों, प्रश्न हमसे पूछ सकता है वहाबी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कितनी रियासतें थी? यानी दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भारत में कितनी रियासतें थी भौगोलिक सीमा के अनुसार? आपको यह बताना है। ऑप्शन है 549, 552, 565 या 626। दोस्तों उस समय भारत में 549 रियासतें थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम डिटेल्स में देखते हैं। भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कुल 549 रियासतें भारत की स्वतंत्रता के बाद शामिल हुई। देखिए दोस्तों, 3 बाद में शामिल हुआ। कौन कौन? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। यानी दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय 549 रियासतें थी और 3 बाद में शामिल हुआ था, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। अगला प्रश्न हमारा, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज, अंग्रेजी कर लीजिएगा दोस्तों, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? ऑप्शन है एलिजाबेथ, टाइटैनिक, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर। दोस्तों भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप रेड ड्रैगन को चित्र में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। भारत आने वाले पहला अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों। 1612 में रेड ड्रैगन ने सवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी और ईस्ट इंडीज़ के लिए कई यात्राएं शामिल की। अगला प्रश्न हमारा, व्यापार के लिए भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन है अंग्रेजी, डेन, फ्रेंच या डच। इस प्रश्न का उत्तर फ्रेंच हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतिम यूरोपीय कौन था दोस्तों? फ्रेंच था। आइए डिटेल्स में देखते हैं। फ्रांस व्यापार के लिए भारत आने वाला अंतिम यूरोपीय थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। अगला ये दोस्तों ऑप्शन याद रखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट थॉमस की लड़ाई का परिणाम था? ऑप्शन है हमारा फ्रेंच हार गया, कर्नाटक के नवाब हारे, दोनों में एक संधि पर हस्ताक्षर किया, अंग्रेजी अपनी शक्ति को मजबूत करने में कामयाब रहा। देखिए दोस्तों, सेंट थॉमस की युद्ध में कर्नाटक के नवाब हार गए। आप कर्नाटक के नवाब को चित्र में देख सकते हैं। इनका नाम अनवरुद्दीन था। देखिए दोस्तों, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन सेंट थॉमस की लड़ाई में फ्रांसीसी कमांडर डुप्लेक्स से हार गए। यह यूरोपीय लोगों के लिए एक आँख खोलने वाला था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह आसानी से भारत में सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की कि कोई भी रियासत जिसने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया उसे एक शत्रु राज्य के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन हमारा बीबी पटेल, एसपी सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का उत्तर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप जवाहरलाल नेहरू को चित्र में देख सकते हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। 1946 में नेहरू ने महसूस किया कि स्वतंत्र भारत की सेना के खिलाफ कोई भी रियासत सैन्य रूप से आंदोलन नहीं करने वाली है। उन्होंने मई 1947 में यह घोषणा की कि कोई भी रियासत जो संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करती है उसे एक दुश्मन राज्य माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किंग जॉर्ज पंचम निम्नलिखित में से किसके वायसराय के दौरान भारत आया था? कहने का अर्थ है दोस्तों, जॉन पंचम किस वायसराय के समय में भारत आया था? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों किंग जॉन पंचम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं किंग जॉन पंचम का ये चित्र है।
आइए दोस्तों डिटेल्स में देखते हैं। किंग जॉन प्रथम वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत आए। 1911 में वह भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर यानी जब किंग जॉन प्रथम भारत आए उस समय दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। यह भारत कब आए थे दोस्तों? 1911 में आए थे। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा की गई। देखिए दोस्तों, जब भारत में जॉर्ज प्रथम आए थे उस समय दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ें, राजधानी भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उस समय कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दिया गया, यानी भारत की राजधानी चेंज कर दिया गया। पहले कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली कर दिया गया। ये किसने किया? जॉर्ज प्रथम ने किया। और दोस्तों दूसरा काम, बंगाल विभाजन इसने रद्द कर दिया। अगला प्रश्न हमारा, हैदराबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है सोनाजी पंत, यह पंत होगा दोस्तों, सोनाजी पंत, देवी सिंह, खान बहादुर खान या अहमदुल्ला। दोस्तों हैदराबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सोनाजी पंत ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। हैदराबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सोनाजी पंत ने किया था। हालांकि हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप भगत सिंह को चित्र में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, भगत सिंह ने मजदूरों, किसानों और युवाओं को एकत्रित करके नौजवान भारत सभा की स्थापना की। मार्च 1926 में किया था। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछ सकता है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किया था? मार्च 1926 में किया था। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किए थे? ऑप्शन है नमक कानून, रॉलेट एक्ट, 1909 के अधिनियम, 1919 का अधिनियम। देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसमें यह था कोई अंग्रेज जो थे वह भारत में किसी भी आदमी को पकड़ सकते थे सिर्फ शक के आधार पे और उसे सजा दे सकते थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, रॉलेट एक्ट। इसे बिना कानून, बिना दलील के कानून भी कहा गया था। इसे काला कानून भी कहा गया था, जिसमें दोस्तों किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम के तहत संदिग्ध क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता था। अगला प्रश्न हमारा, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, गाजियाबाद, अजमेर या ग्वालियर। दोस्तों संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु अजमेर में हुई थी, इसलिए इनका दरगाह भी कहाँ है? अजमेर में है। अगला प्रश्न हमारा, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है भीखाजी कामा, JRD टाटा, दादा भाई नौरोजी या BN सामराट। दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। यह दोस्तों कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बने थे, आपको बता चुके हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। आप इनका चित्र देख सकते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। दादा भाई नौरोजी महात्मा, यहाँ की नहीं होगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु माने जाते थे। वे लिबरल पार्टी की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने और 1892 और 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। अगला प्रश्न हमारा, भारत के शासन का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष घोषणा किया था? यानी दोस्तों 1897 में, आपको पता है 1897 में क्रांति हुआ था भारत में बहुत बड़ा। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया था और अपने हाथों में ले लिया था। ये कब लिया था दोस्तों? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन है 1857, 1858 या 1859 या 1860। दोस्तों 1858 में लिया था। इस समय जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी था उससे शासन छीन लिया गया और महारानी एलिजाबेथ के हाथों में चला गया। यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1858। यहाँ दोस्तों 1 नवंबर 1858 कर लीजिएगा, पलट दीजिएगा इसको दोस्तों, 1 नवंबर 1858 कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया के भारत सरकार पर नियंत्रण की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही भारत के प्रति अंग्रेजों की नीतियाँ भी निश्चित की गई। अगला प्रश्न हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन है सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा या शंकरन नायर। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम डिटेल्स में जानते हैं। जालियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न हमारा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने किया था? ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हें हम सुरेंद्र नाथ टैगोर भी कहते हैं, इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आप चित्र में देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए सुरेंद्र नाथ टैगोर, दोस्तों इन्हें टैगोर भी बोल सकते हैं, बनर्जी भी बोल सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सुरेंद्र नाथ टैगोर ने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। देखिए दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। दोस्तों, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था, और जब 1885 में कांग्रेस बनी उस समय यह अपना एसोसिएशन कांग्रेस में मिला लिए। अगला प्रश्न हमारा, कैप्टन हॉकिंस के उस जहाज का क्या नाम था जिससे वह सूरत आया था? ऑप्शन है रेड ड्रैगन, हेक्टर, खैवरी या महिमा। दोस्तों, उसके जहाज का नाम हेक्टर था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं, साल 1607 में कैप्टन हॉकिंस ने आईएनजी जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ अपनी यात्रा शुरू की। वह 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे। उनके जहाज का नाम हेक्टर था। अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा था कि प्लासी की लड़ाई को वास्तव में भारत के फ्रांसीसियों के भाग का फैसला करने वाला कहा जा सकता है? ऑप्शन है जेएन सरकार, बिपिन चंद्र, आरसी मजूमदार या आरसी दत्त। दोस्तों, यह कथन आरसी मजूमदार का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप आरसी मजूमदार को चित्र में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कहा, यह कहा जा सकता है कि प्लासी की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग का फैसला किया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राज्य भाषा बनाया? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग, चार्ल्स वुड या लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, लॉर्ड बेंटिंग ने फारसी के जगह पे अंग्रेजी को राजभाषा बनाया था। आप लॉर्ड बेंटिंग को चित्र में देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। 1935 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम के पारित होने के बाद लॉर्ड बेंटिंग द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। उन्होंने उच्च न्यायालयों की भाषा के रूप में पार्सियन को अंग्रेजी में बदल दिया। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का कौन थे? यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉनसन। दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप वारेन हेस्टिंग को चित्र में देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर दोस्तों, ये एक काट दीजिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इस तरह के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली के निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान मारा गया? ऑप्शन है कर्नल रिप्ले, जनरल ह्यू रोज, मेजर विलियम टेलर या कॉलिन कैंपबेल। दोस्तों, ऑप्शन ए कर्नल रिप्ले मारा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? आप याद रखिएगा, 10 मई 1857 को हुआ था, मेरठ से हुआ था। भारतीय सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। ब्रिटिश अधिकारी कर्नल रिप्ले को दिल्ली में उनके ही सैनिकों ने मार गिराया। जनता ने सैनिकों का स्वागत किया और विद्रोह का समर्थन किया। अगला प्रश्न, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बता चुके हैं दोस्तों, वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रदान करता है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, 1935 के भारत सरकार अधिनियम या 1919 के भारत सरकार अधिनियम या 1852 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम। देखिए दोस्तों, हम डिटेल्स में देख लेते हैं।
लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रदान की गई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में आयोग की सिफारिश में की गई थी। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।